गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यूट्यूब कंपटीशन सेंटर चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि पिछला क्लास में हमने करंट अफेयर्स के कुछ होमवर्क दिए थे, आइए उस पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन था, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम लाइन क्या है? तो उत्तर देंगे सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, अर्थात जैव विविधता। तो सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इसका उत्तर होगा 2020 का। जैसा कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक 5 जून को मनाई जाती है और इसका प्रारंभ 5 जून 1974 को हुआ। इसका मूल उद्देश्य देशों के बीच में, लोगों के बीच में सामाजिक राजनीतिक स्तर से पर्यावरण के संरक्षण हेतु उपाय करना, लोगों के बीच में तालमेल बैठाना, ताकि ग्लोबल वार्मिंग जैसे चुनौती से निपटा जा सके। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 2019 का थीम लाइन क्या था विश्व पर्यावरण दिवस के आयोजन के समय, तो उत्तर देंगे एयर पॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजकोषीय घाटा है क्या? इसका फॉर्मूला दें। फॉर्मूला होगा संपूर्ण व्यय माइनस संपूर्ण प्राप्तियां प्लस सरकार का उत्तरदायित्व। अब इसको समझेंगे। राजकोषीय घाटा को फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। डेफिसिट का मतलब ही होता है लॉस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक्सपेंडिचर इनकम से अधिक होता है तो लॉस होता है। इस तरह हम लोग देखेंगे कि संपूर्ण व्यय का मतलब हुआ सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष के अंदर जो भी खर्च किए जाते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे ब्याज देने में खर्च किया गया हो, या विदेश में किसी को लोन दिया गया हो उससे ब्याज की प्राप्ति हेतु, या अन्य ऐसे क्षेत्र जिसमें सरकार कहीं ना कहीं खर्च करती है, वो समग्र खर्च को ही संपूर्ण व्यय के अंतर्गत रखते हैं। संपूर्ण आय के अंतर्गत दो क्षेत्रों को शामिल किया गया है आय में। पहला राजस्व जो प्राप्त होते हैं कर से, और दूसरा जो राजस्व प्राप्त होते हैं बिना कर से। अर्थात राजस्व जो प्राप्त होते हैं कर से, उसके अंतर्गत प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को रखे गए हैं। अर्थात जितने सारे कर से जो आय सरकार को प्राप्त होती है वो सभी कर राजस्व के अंतर्गत रखे जाते हैं, और गैर कर राजस्व के अंतर्गत वो सभी आय को रखेंगे जिससे सरकार को आय प्राप्त होती है। जैसे कहीं सरकार कर्ज दे दिया विदेश में और उससे ब्याज के रूप में जो आय प्राप्त होती है उसे गैर राजस्व आय कहते हैं। या सरकार को कोई भी महारत्न, मिनी रत्न या अन्य कंपनियां जो सरकार के अधीन है उससे जो आय प्राप्त होती है वो भी आय को गैर राजस्व आय के अंतर्गत रखेंगे। इस प्रकार आय जो होती है एक राजस्व के अंतर्गत आती है और दूसरा गैर राजस्व के अंतर्गत आती है। ये दोनों को मिला दिया जाए तो संपूर्ण प्राप्तियां होती है गवर्नमेंट को एक वित्तीय वर्ष के अंदर। तो फिर अगला होता है कि सरकार का संपूर्ण व्यय माइनस संपूर्ण प्राप्तियां प्लस सरकार का दायित्व। तो सरकार का दायित्व के अंतर्गत वो सभी खर्च रखे जाएंगे जो प्रोविडेंट फंड में सरकार खर्च करती है, पेंशन में खर्च करती है, या जितने सारे बचत खाता में सरकार जो ब्याज देती है जमा पर, वो सभी सरकार के दायित्व के अंतर्गत रखे जाएंगे। तो इस तरह हम लोग एक व्यवहारिक रूप से समझे बात तो आमदनी अठेनी खर्चा रुपया जो कहावत है वो लागू होती है। मीन्स आमदनी अगर 50 पैसा है और खर्चा अगर रुपया है तो आप समझेंगे कि कहीं ना कहीं लॉस हो रही है। तो कुल मिला के यही बात आती है, जब एक्सपेंडिचर इनकम से अधिक हो तो जो लॉस होती है वही आपका राजकोषीय घाटा है। तीसरा क्वेश्चन जो था वो था पाकिस्तान और चाइना से संबंधित, कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर कौन सा बांध गिलगिट क्षेत्र में बना रहे हैं। तो गिलगिट जो क्षेत्र है ये चीन के
सीमा से लगा हुआ है। और पीओके जो है, जिसे बल्टिस्तान भी कहा जाता है, ये कश्मीर की सीमा से लगा हुआ है। इसमें सिंधु नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। इसी बांध को कहा गया दियामेर बासा बांध। दियामेर बासा बांध जो है, इसका मूल उद्देश्य है विद्युत का उत्पादन करना। इसमें पाकिस्तान और चीन की कंपनी दोनों की भागीदारी से ये बन रही है, जिसमें चीन की कंपनी की हिस्सेदारी 70% और पाकिस्तान की कंपनी की हिस्सेदारी, जो फ्रंटियर लाइन उसके सैनिक है वही बना रही है, उसकी हिस्सेदारी 30% है। अब आगे चलते हैं। नेपाल ने हाल ही में अपना एक मैप जारी किया था और उस मैप में वो भारत के 3 क्षेत्रों को अपना सीमा के अंदर दर्शाया था। तो कौन सा क्षेत्र है? तो उत्तर देंगे लिम्पिया धारा, लिपू लेक और काला पानी। लिम्पिया धारा, लिपू लेक और काला पानी। वास्तविक बात यह है कि उत्तराखंड से लगा हुआ एक दर्रा है जिसका नाम है दारचूला, और दारचूला से लिपू लेक के बीच में भारत सरकार ने 90 किलोमीटर का सड़क का निर्माण प्रारंभ किया, जिसका मूल उद्देश्य था कैलाश मानसरोवर की यात्रा को सुगम बनाना, साथ ही साथ भारतीय सैनिक चीन के सीमा तक आसानी से पहुंच जाए। तो इसी को लेके विवाद है। वास्तविक बात आप जानते हैं कि नेपाल पर शिकंजा कसा है चीन ने, और चीन के मुताबिक ही नेपाल कार्य कर रहा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर लिम्पिया धारा, लिपू लेक और काला पानी, ये 3 क्षेत्र को नेपाल ने अपनी सीमा में दर्शाया है। अगला क्वेश्चन है कि बलबीर सिंह सीनियर का हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ये हॉकी के भूतपूर्व कप्तान थे, जिन्होंने 1948, 1952 और 1956 के ओलंपिक में लगातार भारत के हॉकी टीम को गोल्ड मेडल जिताए। तो इनका हाल ही में निधन हो गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन में दिया गया? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उत्तर होगा 69वें संवैधानिक संशोधन वर्ष 1991 में। अनुच्छेद 239A के तहत दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और इसका प्रशासनिक सर्वोच्च अधिकारी उपराज्यपाल को बनाया गया। तो याद रखेंगे, याद करने का तरीका 69वें संवैधानिक संशोधन के हैं। क्या आपके पिता का उम्र इससे कोरिलेट करें 1969 से, आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनपीए है क्या? एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये होता क्या है? जब कोई व्यक्ति बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लेता है और 90 दिनों तक, लगातार 90 दिनों तक, 3 महीना तक ना ही लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन की राशि, ना ही ब्याज, ना ही इंटरेस्ट चुकाती है, तब बैंक अधिकारी उस लोन अकाउंट को एनपीए की श्रेणी में रखते हैं। एनपीए जो है आजकल काफ़ी बढ़ गया है। इसका मूल कारण यही है कि बैंक अधिकारी जो हैं बिना हिस्ट्री, बिना आउटपुट, बिना फ्रूटफुल सोच के ही कर्ज देना शुरू कर दिए हैं, जिससे बैंक को काफ़ी लॉस हो रही है। अब आगे चलेंगे। हाल ही में भारत देश के प्रधानमंत्री ने आपका गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भाग लिए थे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए पहला अवसर था जब इन्होंने नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भागीदारी राष्ट्र के रूप में पहली बार संबोधन में भाग लिए थे वर्चुअल रूप से। इससे पहले 2014 में और 2019 में ये भाग नहीं ले पाए थे। नाम जो है इसकी जो उत्पत्ति हुई है, ये शीत युद्ध के बाद हुई है, जब 2 गुट देश में दुनिया में बट गए थे। तब नाम जो है एशिया और अफ्रीका के नेशंस आपस में मिलकर एक गुट बनाए थे, जिसका मूल उद्देश्य था ना हम अमेरिका के साथ रहेंगे ना रूस के साथ रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि भारत देश को इसमें भागीदार राष्ट्र के रूप में
शामिल होने का मौका मिला था। और इस नाम का जो आंदोलन जो आयोजन किया गया था इस बार 2020 में ये अजरबैजान में किया गया था और वहाँ के राष्ट्रपति जो थे इल्हम एलिया ने इसका उद्घाटन किया था, प्रतिनिधित्व किया था। ये जो नाम संगठन है ये अस्तित्व में वर्ष 1961 में आया था। अब आगे चलेंगे। इसमें अभी वर्तमान में कुल 120 मेंबर्स हैं। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक है क्या? तो मानव विकास सूचकांक जो अस्तित्व में आया ये वर्ष 1990 में आया। इसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहा जाता है और ये यूनाइटेड नेशन का एक संस्था UNDP के द्वारा ये जारी किया जाता है। UNDP का फुल फॉर्म का एग्जाम में पूछा गया है। U से हुआ यूनाइटेड, N से हुआ नेशंस, D से हुआ डेवलपमेंट, P से प्रोग्राम। ये विश्व में 3 क्षेत्रों में लोगों का एक स्केल बनाती है। 0 से लेके 1 तक उसका डायमीटर होता है। उस श्रेणी में देशों को शामिल किए जाते हैं और देखा जाता है कि उस देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसा है। ये जो 3 क्षेत्र हैं याद रखेंगे, कई बार एग्जाम पूछा गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन प्रत्याशा। स्वास्थ्य से देखा जाता है कि मोर्टालिटी रेट क्या है, शिक्षा से एजुकेशन देखा जाता है, लिटरेसी रेट कितना है, और जीवन प्रत्याशा से उनकी पुअर्टी को मेजरमेंट किया जाता है कि वो कितना पुअर है और कितना रिच है। इसका स्केल फिर से बता दें 0 से 1 तक होती है। और जो ये UNDP के द्वारा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया, इसके जो निर्माता थे महमूद उल हक एवं इंगे कॉल थे, याद रखेंगे। अब देखते हैं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया जो पिछला क्लास में हमने दिए थे। नहीं, हमने सभी क्वेश्चन कर लिए। अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो होमवर्क के रूप में आपको दिए जाएंगे। पहला नोट करें, वंदे भारत एवं समुद्र सेतु अभियान का संबंध किससे है? पहला, वंदे भारत एवं समुद्र सेतु अभियान का संबंध किससे है? दूसरा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD का मुख्यालय कहाँ है? तीसरा, 6 से 7 मई के बीच विशाखापट्टनम वेंकटपुर गांव में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? 6 से 7 मई के बीच विशाखापट्टनम में के एक गांव वेंकटपुर में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था जिसमें कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी? अगला क्वेश्चन चौथा, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पार्टी का नाम बताएं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पार्टी का नाम बताएं। अगला पांचवा क्वेश्चन, SIPRI सिप्री का फुल फॉर्म क्या है जो कि स्वीडन की एक संस्था है। अगला क्वेश्चन छठा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किस संस्था के द्वारा तैयार की जाती है? सातवां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पैकेज हेतु कितना रुपया प्रति कार्य दिवस देने की घोषणा किए हैं? आठवां क्वेश्चन, बैंक से रिलेटेड, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, MSF, बैंक रेट का वर्तमान दर क्या है? फिर से सुने, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, बैंक रेट, MSF का वर्तमान दर क्या है? 9th क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म बताएं। सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म बताएं। SAR, सर, FAESI, सरफेसी, SARFAESI एक्ट का फुल फॉर्म बताएं। सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म बताएं। अगला 10वां क्वेश्चन, राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना दूत किस भारतीय अभिनेत्री को नियुक्त किया गया है? राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना दूत किस भारतीय अभिनेत्री को नियुक्त किया गया है? और अगला क्वेश्चन 11वां, टेम्पल्टन टेम्पल्टन पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है?
तो ये क्वेश्चन जो है 11 क्वेश्चन, ये हमने कल हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप देखें। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। गुड नाइट। आपसे उम्मीद रखते हैं कि कंपटीशन सेंटर यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, 1000 सब्सक्राइबर बनाएं, ताकि हम यूट्यूब में ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास ले पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपके बीच शिक्षा का प्रसार कर पाएँ। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फ्रॉम नीरज मिश्रा। गुड नाइट।